हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी क्लास होगी हिंदी की 7वीं यानी 7th क्लास, जिसमें हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा यानी जो हिंदी व्याकरण है उसका आज का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में हम नवोदय के लिए जो पैसेज आते हैं यानी कि जो गद्यांश बोलते हैं आप सभी बच्चे वो करेंगे, गद्यांश करेंगे और फिर हमारे गद्यांश से अच्छे से वहां पर चलेंगे। तो आप यहाँ पे जो हमारे जो हिंदी की जो व्याकरण होती है आप सभी बच्चों के लिए वो समाप्त होने की यानी कि आज की उसकी लास्ट क्लास है। इसमें यहाँ पे हम देखेंगे आज समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक मैं बोलूं तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंजंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, इंग्लिश में तो कंजंक्शन बोलते हैं। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे, फिर लास्ट में कुछ करेंगे हम विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहले विलोम शब्द करेंगे, उसके बाद में पर्यायवाची करेंगे, यानी जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी यानी इसमें हम क्लास में बैच में पूरा अच्छे से कवर करेंगे। तो जितने बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल और क्लास 1 से लेकर 10 तक बढ़ रहे हैं तो वो सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ये बैच मैंने बनाया है नवोदय बैच के नाम से। ये बैच सभी बच्चों के लिए फ्री होगा, आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है और कहीं पे भी ऑफलाइन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बैच में आपको 3 से 4 सब्जेक्ट कवर कराऊंगा अच्छे से, जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन भी ट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको बस वहां पर एक या दो सब्जेक्ट की यानी कि 1 या 2 सब्जेक्ट का ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 4 या 5 तक यानी सब्जेक्ट कराऊंगा। जीके वगैरह भी इसमें मैं स्टार्ट करूंगा कुछ दिन बाद, जो कि आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो आज हम देखेंगे समुच्चय बोधक। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना उन बच्चों को जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे हम समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक किसे बोलते हैं? सबसे पहले क्या देखेंगे, समुच्चय बोधक किसे बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो शब्द दो या दो से अधिक यानी कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? वो समुच्चय बोधक। यानी कि जैसे कोई शब्द है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो कोई वाक्यांश है उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके बाद में कोई वाक्य है उसको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उसको अगर इन इन चीजों को वो जोड़ने का कार्य करेंगे तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक बोलते हैं, यानी कि कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे शब्द को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड, वाक्यांश को बोलते हैं क्लॉज। क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्लॉज बोलते हैं। और ये होता है वाक्य को तो आप जानते होंगे सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस, वर्ड और ये क्लॉज वगैरह होते हैं, फ्रेज वगैरह, इनको जो जोड़ने का कार्य करता है उसे ही हम बोलते हैं समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन। ठीक है, जैसे में इसमें आपको जोड़ने के लिए जो शब्द होंगे वो शब्द क्या होंगे? ठीक है, तो एग्जांपल हम नीचे देखेंगे, लेकिन जो आपको जोड़ने के लिए शब्द प्रयोग करने होंगे इसमें क्या होंगे? शब्द आप इनको देख के भी आंसर वहां पर सीधा दे सकते हो। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इन शब्दों में से कोई शब्द आ रहा है तो ये मान लेना वो शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। आपको ये अच्छे से याद कर लेने, बस, ज्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे और, परंतु, इसलिए, ताकि, क्योंकि, कि और यदि आ जाए, यद्यपि, ये सभी इसके अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत है, ज्यादा आपको कठिन इसमें से नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका 6th क्लास लेवल के लिए पेपर होगा तो ज्यादा कठिन वो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो आपको यही याद रखनी है बस। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आपको कुछ भी मत करो इनमें से, बस आपको ये मैंने 4-5 जो एग्जाम्पल जो लिखा है शब्द, इन शब्दों को याद कर लेना और बस ये बचा लेना कि ये शब्द क्या है? समुच्चय बोधक है। यानी कि ये 4-5 शब्द आपको दिख रहे हैं, इनको पहचान के आपको बता देना समुच्चय बोधक। अगर पेपर में इनमें से कोई पूछे, कुछ आए पेपर में वाक्य हो और उनमें से इस शब्द के बारे में पूछे इनमें से कोई, तो आपको सीधे बता देना क्या है? ये समुच्चय बोधक है। जब हम पैसेज करेंगे यानी कि गद्यांश करेंगे तो वहां पे आपको इसके एग्जाम्पल भी मिलेंगे, तो आप वहां पे अच्छे से आंसर इनके देना। ठीक है, लेकिन मैं तो पूरा कराऊंगा अच्छे से। इसकी मैंने डेफिनेशन लिखाई पहले, उसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकार। प्रकार से पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने लिखा राम और श्याम आए हैं। राम और श्याम आए हैं, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा और। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि और जो जोड़ कैसे रहा है, शब्दों को जोड़ कैसे रहा, तो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है और किसका कार्य करेगा? यहाँ पे ये समुच्चय बोधक का कार्य करेगा, यानी कि कंजंक्शन का कार्य करेगा। यहाँ पे किसको जोड़ रहा है जी? और सॉरी, श्याम और किसको जोड़ रहा है? राम को। यानी कि राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? और। मैंने अभी आपको बताया था कि या तो ये शब्दों को जोड़ेगा। राम और श्याम क्या है? एक शब्द है, एक वर्ड है। क्या है? शब्द। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, तो ये क्या है? यहाँ पे एक समुच्चय बोधक है। क्या? और।
ये तो सब वर्ड है, क्या है, ये शब्द है दोनों। राम और श्याम क्या है, शब्द है, और ये दोनों को जोड़ रहा है, ये कौन है, और, तो और को बोलेंगे समुच्चय बोधक। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं, उसने खूब मेहनत की परंतु फेल हो गया। यानी कि जो कोई लड़के के बारे में बात हो रही है कि उसने बहुत अच्छे से मेहनत की और फिर वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो उसके लिए तो यहाँ पे आपको परंतु दिख रहा है, क्या, परंतु। तो ये परंतु है, ये क्या है, समुच्चय बोधक है। क्या है, समुच्चय बोधक। क्यों समुच्चय बोधक, क्यों, क्योंकि इन यानी कि इस वाक्य को क्या कर रहा है, इससे यानी कि इस वाले वाक्य को इस वाले वाक्य से जोड़ रहा है। देखो कैसे, उसने खूब मेहनत की, एक वाक्य तो ये हो गया, उसने खूब मेहनत की। अब यहाँ पे और किसको जोड़ रहा है, ये फेल हो गया, किसको जोड़ रहा है, फेल हो गया। तो यानी कि यहाँ पे उसने खूब मेहनत की और फेल हो गया, तो दोनों को क्या कर रहा है, ये जोड़ने का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका कार्य करेगा, समुच्चय बोधक का कार्य करेगा। तो मुझे लगता है आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे हम समुच्चय यानी समुच्चय बोधक के प्रकार। समुच्चय बोधक के प्रकार यानी जो समुच्चय बोधक होता है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, समुच्चय बोधक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण यानी कि एक तरह से मैं इसको तोड़ जे एक तरह से दो शब्दों को मिला के बना हुआ है समानाधिकरण। इसका मतलब है यहाँ पे समान अधिकरण। ठीक है, यानी कि समान आधार के रूप में जो जुड़े हुए होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक बोलते हैं। जैसे कि यदि कोई ऐसी ऐसी चीजों को जोड़ेंगे, ये पहला वाला समानाधिकरण, कि वो चीजें कैसी होंगी, समान होंगी। कैसी होंगी, समान होंगी, यानी कि स्वतंत्र होंगी। उनमें कोई भी एक तरह से बोले कि वो डिपेंड नहीं होंगी एक दूसरे पे, क्या नहीं होंगी, आश्रित नहीं होंगी, डिपेंड नहीं होंगी। तो ऐसे जो समुच्चय बोधक होंगे उन्हें हम बोलते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिनमें क्या होगी, समानता होगी, समान चीजों को वो जोड़ेंगे और उनमें स्वतंत्रता होगी, यानी कि वो स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे से किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इसके लिए जो लिखे हैं, क्या है, और, इसलिए, परंतु, तथा, या, ये सभी किसके लिए आएंगे, यहाँ पे समानाधिकरण के लिए आएंगे। आपको पेपर में पूछ ले कि बताओ, ये आपको सब कोई वाक्य देगा, जैसे बोला उसने राम और श्याम अच्छे हैं, ऐसे आपको मान लो यही वाला वाक्य बोल दिया, राम और श्याम आए हैं, ऐसे बोल दिया, तो आपको पूछ लेगा कि बताओ कि यहाँ पे जो और है वो कौन सा समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है कि व्यतिकरण समुच्चय बोधक है। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, क्योंकि समान चीजों को जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है समान को, इसलिए कैसा है, समान को जोड़ रहा है, इसलिए कैसा है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस वाक्य से देखो आप समझ जाओगे अच्छे से। उसने बोला मोहन और श्याम भाई भाई हैं, यानी कि समान चीजों को जोड़ रहा है। कोई भी किसी में एक तरह से बोले तो कोई स्वतंत्र, दोनों नाम अलग अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, और बिल्कुल समान है, यानी कि समान का मतलब ये यहाँ पे कि कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। और राम और श्याम क्या है, सेम है दोनों, यानी कि दोनों क्या है, यहाँ पे शब्द शब्द है। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य हो एक शब्द हो, एक वाक्यांश हो एक वाक्य हो, ऐसे नहीं है, सेम है दोनों। ठीक है, यहाँ पे आप इससे समझ गए होंगे अच्छे से। ठीक है, मोहन और श्याम भाई भाई हैं। तो यहाँ पे ये और है, ये क्या किसका काम कर रहा है, समुच्चय बोधक का। और समुच्चय बोधक में भी कौन सा समुच्चय बोधक, समानाधिकरण, क्योंकि समान जोड़ रहा है इसलिए कौन सा हो जाएगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो जाएगा। इसके बाद में जो हमारा दूसरा वाला है वो है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में क्या होगा, इसमें व्यधिकरण में इसका जो उल्टा होता है बिल्कुल, ये मान लो इसमें क्या होगा, चीजें असमान जोड़ी जाएंगी। कैसी जोड़ी जाएंगी, असमान चीजें होंगी, और वो चीजें एक दूसरे पे क्या होंगी, डिपेंड होंगी। कैसी होंगी, डिपेंड होंगी। ठीक है, चीजें एक दूसरे पे कैसी होंगी, एक तरह से मान लो बस ये जो समानाधिकरण होता है उसमें चीजें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं, आश्रित नहीं होती हैं। और जो व्यधिकरण होता है इसमें जो वाक्य होते हैं, शब्द होते हैं, वो एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, यानी कि आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जैसे इसमें क्या आएंगे आपके लिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि, ताकि, यदि। ठीक है, ये शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे मैंने बोला राधा ने कहा कि मीरा बीमार है, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से इसमें यहाँ पे कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंड है। देखो कैसे, राधा ने कहा कि मीरा बीमार है, पहली बात तो यहाँ पे जो के आपको दिख रहा है ये किसका कार्य कर रहा है, समुच्चय बोधक का। कौन सा समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है,
राधा ने कहा कि मीरा बीमार है। तो यहाँ पे जो राधा ने कहा है ना, किसने कहा है? राधा ने। अगर यहाँ पे राधा नहीं कहती तो पता नहीं चल पाता कि मीरा बीमार है कि नहीं है, हमें कुछ बाकी उसके आगे पता ही नहीं था। तो यहाँ पे जो मीरा बीमार है ये आश्रित है किस पर? राधा ने कहा, यानी कि राधा ने कहा है तभी तो हमें पता चला है कि मीरा कैसी है? बीमार। तो यानी कि यहाँ पे जो मीरा बीमार है ये वाक्य किस पर डिपेंड है? राधा ने कहा, इस वाक्य पर ये डिपेंड है, यानी कि आश्रित है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये पूरा मैंने बताया। इतना ही है इसमें समुच्चय बोधक में, ज्यादा और कुछ भी है नहीं, और ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। इससे ज्यादा आपको वैसे कहीं पे मिलेगा भी नहीं। तो इतना ही है। इसके दो प्रकार होते हैं वो बता दिए मैंने, और संज्ञा और जो समुच्चय बोधक होता है उसके बारे में भी बता दिया। आपको मेन ये शब्द याद रखने हैं, ये शब्द आपको याद रखने हैं। शब्द से ही आप सीधा आंसर दोगे कि समुच्चय बोधक है, कि सर्वनाम है, कि क्या है, आप इससे ही पहचान लोगे इसको। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे हम कुछ विलोम शब्द। ठीक है, तो हमारा ये मान लो कि जो हिंदी की व्याकरण है, जो नवोदय सैनिक स्कूल और ये मान लो क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे होते हैं, 8 तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए कंप्लीट है। ज्यादा उनको इसके अलावा थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद तो उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस एक आध और हेडिंग जब कोई रह गया हो जो आपके लिए नवोदय के लिए और सैनिक स्कूल के काम का नहीं है, इसलिए मैं उसको करा भी नहीं रहा हूँ। और आपके जो सिलेबस है नवोदय का, उसमें इससे भी थोड़ा कम था, मैंने फिर भी आपको ये 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा करा दिए, समुच्चय बोधक और जो मैंने क्रिया विशेषण कराया ना, जो आपको सिलेबस में मतलब ना के बराबर, इससे कभी कभार प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी करवा दिया। बाई चांस पूछ ले तो आपका खामखा एक नंबर गलत हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है उससे। ठीक है, तो ये हमारी ग्रामर, यानी ग्रामर बोले तो व्याकरण हिंदी की पूरी समाप्त हो गई। इसके बाद कल से हम करेंगे क्या? कल से करेंगे हम गद्यांश। कल से क्या करेंगे? गद्यांश करेंगे, यानी कि जो अनुच्छेद बोलते हैं, आपकी किताब में लिखे होंगे अनुच्छेद, अपठित अनुच्छेद, या गद्यांश बोलो या पैसेज बोलो, ये सभी उसी के नाम होते हैं। ठीक है, वो करेंगे। वो आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे, और मैं आपको इतने पैसेज यानी कि गद्यांश करवाऊंगा कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको आंसर सीधा वहां पे बिना पढ़े ही दिख जाएगा। यानी कि आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आपको सीधा आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। बस आपको जो मैं करा रहा हूं वो अच्छे से करते हुए जाना है, और जो मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ वो याद भी करना है, क्योंकि याद नहीं करोगे आप तो आपका अच्छे से पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम विलोम शब्द, और विलोम शब्द भी आपको अच्छे से याद करते हुए जाना। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को विलोम शब्द याद नहीं होंगे उनके लिए पेपर को पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। विलोम शब्द, पर्यायवाची, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाएंगे। सबसे पहला विलोम शब्द है हमारे लिए आधुनिक। आधुनिक है, एक है अर्वाचीन। यानी कि आधुनिक और अर्वाचीन का मतलब सेम होता है। यानी कि आधुनिक का मतलब होता है यानी कि जो अब की बात, यानी कि जो हमारा अब चल रहा है वो क्या चल रहा है? आधुनिक, यानी कि अब की बात करेगा। वो किसकी बात करेगा? अब की, यानी कि आधुनिक काल चल रहा है। कौन सा आधुनिक? यानी कि जिस समय हम जी रहे हैं अभी, ये कौन सा काल है हमारे लिए? एक तरह से आधुनिक है, यानी कि प्रेजेंट में बात हो रही है। ठीक है, इसका आधुनिक बोलो चाहे अर्वाचीन बोलो, अर्वाचीन और आधुनिक सेम है दोनों। तो यानी दोनों का अगर आपसे पूछ ले कि विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होगा प्राचीन। आधुनिक का मतलब नया, प्राचीन का मतलब पुराना। आप इससे समझ जाओ। ठीक है, आधुनिक का मतलब और अर्वाचीन का मतलब नया, और प्राचीन का मतलब पुराना। ठीक है, तो आधुनिक और अर्वाचीन का जो विलोम शब्द होगा वो होगा प्राचीन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोनों का। आपसे पेपर में पूछ ले कि आधुनिक का विलोम शब्द बताओ, तो क्या बताओगे आप? प्राचीन। अर्वाचीन का पूछे फिर भी क्या होगा? प्राचीन। इसके बाद में दूसरा में लिखाया विकर्षण और प्रतिकर्षण। यानी विकर्षण का मतलब और प्रतिकर्षण का मतलब सेम होता है। यानी कि एक तरह से मानो अब 2 मार करेंगे, अब एक दूसरे के पास आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? आकर्षण है। क्या है? आकर्षण। और जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के बीच में क्या है? प्रतिकर्षण है। यानी कि प्रतिकर्षण बोलो चाहे विकर्षण बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा। आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि विकर्षण का विलोम शब्द बताओ, तो आप क्या बताओगे? आकर्षण। प्रतिकर्षण का विलोम शब्द बताओ तो क्या होगा? आकर्षण। और आपसे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि बताओ आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपको इसमें से इन दोनों में से वो एक ऑप्शन देगा, या तो देगा विकर्षण या देगा प्रतिकर्षण। तो वहां पे आपको ये आंसर लगाना होगा। तो आकर्षण का मतलब होता है एक तरह से चीजों को पास करना, और विकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर करना। तो आप समझ होंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा आह्वान। आह्वान में आपको करवा भी चुका हूं, और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा ही सरल है। देखो, आह्वान का मतलब होता है आना। देखो इसी में छुपा है आह्वान, यानी कि आना। आह्वान का मतलब होता है आना, और विसर्जन का मतलब होता है जाना। मैंने आपको कल एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे कि आपके घर में कोई
आपके रिलेशन में से कोई आया है, आपका कोई रिश्तेदार आया है, तो जो जब वो आया है आपके घर में तो उसको बोलते हैं आवाहन बोल लो, चाहे आगमन बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं उसको हम। आगमन या आवाहन दोनों का मतलब सेम होता है। आगमन या आवाहन का मतलब होता है घर में आना। क्या होता है इसका मतलब? आना। और विसर्जन का मतलब होता है जाना। जैसे आपने देखा होगा कि जब गणेश जी आते हैं तो उनका क्या होता है? आह्वान होता है। जब वो चले जाते हैं तो क्या बोलते हैं? गणेश विसर्जन करने जा रहे हैं। कहां पे जा रहे हैं? गणेश विसर्जन, यानी गणेश जी का जब विसर्जन करने जाते हैं तो उसे बोलते हैं विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या करते हैं? गणेश जी को लेके जाते हैं ना नदी में बहाने के लिए, तो इसी प्रकार होता है, ठीक है। विसर्जन का मतलब जाना, आह्वान का मतलब आना, ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद अगला है हमारा आर्द्र। ये भी सरल है। आर्द्र का मतलब होता है गीला। आर्द्र का मतलब क्या होता है? गीला, यानी कुछ जमीन है वो कैसी है? गीली। जैसे मैं बोलूं जी मार्कर है, इसमें बहुत सारी इंक भरी हुई है। क्या? इस मार्कर में बहुत सारी इंक भरी हुई है। तो ये मार्कर कैसा है? हमारे लिए आर्द्र है। आर्द्र यानी कि गीला है। कैसा है? गीला, आर्द्र। अब ये वाला मार्कर है रेड वाला, ये मान लो इसमें कोई इंक नहीं है, यानी इसमें इंक है ही नहीं, यानी कि बिल्कुल कैसा है? शुष्क है। शुष्क का मतलब एक तरह से सूखा। आर्द्र का मतलब गीला होता है, शुष्क का मतलब सूखा। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। आर्द्र का उल्टा होगा शुष्क। आर्द्र का मतलब गीला, शुष्क का मतलब सूखा। बहुत आसान है। इसके बाद देखो मैंने आसक्त। आसक्त का होगा अनासक्त। देखो आसक्त से बना सीधा उल्टा क्या हो जाए? अनासक्त। ज्यादा याद भी नहीं करना। देखो इसमें सक्त तो पीछे आ ही रहा सेम, बस आ का हो गया अना। आ का क्या हो गया? अना। आसक्त एक तरह से बोल सकते हो उस व्यक्ति को जो व्यक्ति कैसा? संतुलन में नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो संतुलन में नहीं है, उस व्यक्ति को बोलेगा हम आसक्त, और इसका उल्टा हो जाएगा अनासक्त। इसके बाद अगला है आतुर। एक ऐसा बच्चा जो सभी कामों करने के लिए आतुर रहता है, जल्दी करता है बहुत ज्यादा, यानी एक तरह से बोल सकते हो उसको हम उलायता, यानी कि बहुत जल्दी कामों को करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं आतुर। इसका उल्टा क्या होगा? अनातुर, यानी कि जो बहुत आराम से काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। इसके बाद अगला है आपत्ति। आपत्ति एक तरह से बोले हम विपत्ति आपत्ति एक ही चीज होती है। आपत्ति, आपत्ति का होता है अनुमति। आपत्ति का उल्टा क्या होगा? अनुमति, ठीक है। आपत्ति में क्या हुआ? एक तरह से आपत्ति जब आती है तो क्या होता है? जैसे आपके घर में आपत्ति आ गई, बीमार लोग पड़ गए, पैसे की कमी हो गई, तो वो होगी आपत्ति। अनुमति का मतलब आपके घर में नॉर्मल आपका अच्छे से खर्चा चल रहा है, कोई भी कमी नहीं है, उसे बोलेंगे अनुमति। इसके बाद लास्ट है हमारी क्लास का आज का, वो है आमदनी। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। आमदनी का मतलब होता है आय। आमदनी का मतलब होता है इनकम। इनकम, आय, आमदनी। और इनका मतलब क्या होता है? जो पैसा हम कमाते हैं उसे बोलते हैं आमदनी। जब हम उसको खर्च कर, जब उसको हम यानी कि पैसे को हम किसी सामान में व्यतीत कर देते हैं, उसे बोलते हैं हम खर्च। तो आमदनी का होगा खर्च। आमदनी का क्या होगा? खर्च होगा। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसको खर्च भी बोल सकते हैं, इसको व्यय भी बोल सकते हैं। व्यय, व्यय का मतलब भी क्या होता है? खर्च करना। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने जो पूरा है विलोम शब्द भी अच्छे से समझा दिए हैं, और जो मैंने आज स्टार्ट किया था समुच्चय बोधक, उसके बारे में भी पूरा अच्छे से बता दिया, कंजंक्शन के बारे में भी। तो और मैंने उसके पूरे प्रकार भी आपको अच्छे समझाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि जो मेरी प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। एक बात और कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो उन बच्चों के लिए जो बच्चे नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, या पैसों की वजह से ऑफलाइन भी नहीं पढ़ पाते और ऑनलाइन भी नहीं, कोर्स भी नहीं खरीद पाते किसी ऐप से। तो वो सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आपको कोई कोर्स खरीदना नहीं पड़ेगा, आप फ्री में इस बैच से तैयारी कर सकते हैं। और जो बच्चे सोच रहे हो कि हमारे पास पैसा है हम खरीद सकते हैं, तो वो बच्चे पैसे से खरीद भी सकते हैं कोर्स किसी दूसरी ऐप का, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल इसमें जो आप कोई बैच खरीदोगे वही पूरी फैसिलिटीज मैं दूंगा, क्योंकि देखो मैं इसमें प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपकी अच्छे से, आपका रिवीजन भी होगा अच्छे से, इसमें आपके लिए टेस्ट भी मैं बनाऊंगा, टेस्ट भी होंगे आपका, जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इसका टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से यहाँ से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये 10 विलोम शब्द बताए हैं, और लगभग लगभग आपको 50 के करीब विलोम शब्द लिख गए होंगे, 50-60 के करीब। तो आप उन विलोम शब्दों को अच्छे से याद करना, क्योंकि अगर आप उनको अच्छे से याद नहीं करोगे डेली के डेली तो आपको समस्या बहुत सारी हो सकती है। तो मैं आपको कल इसका एक तरीका और बताऊंगा अच्छे से याद करने का, यानी जो विलोम शब्द हैं
उनका, तो आप उस क्लास को कल वाली को जरूर देखना, जिससे कि आपको जो विलोम शब्द है बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका एक लाइक या आपका एक शेयर किसी बच्चे को अच्छे से अगर वो बच्चा पढ़ जाएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कर भला तो हो भला, आप किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को शेयर करना है। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अब कल। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।